हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GSES प्लेटफॉर्म फ्रॉम राजकोट। लास्ट वीडियोस में भी हमने इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन किया था और सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बताया था, यानी कि IAS, जो कि देश का सबसे हाईएस्ट एक ब्यूरोक्रेसी में पोस्ट होता है। ठीक है। एंड इन फर्स्ट वीडियो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंडियन सोसाइटी। मैंने आपको भारतीय समाज के बारे में भी ब्रीफ में बताया था और मैंने ये भी बताया था कि आपको IAS बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, किस तरीके की प्रिपरेशन की जाती है और आपको कौन से रास्तों का चयन करना होता है। एंड सेकंड वीडियो आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट डेमोग्राफी के बारे में हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में भी हम डेमोग्राफी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे। कुछ थ्योरीज़ होती हैं, कोई भी टॉपिक होता है ना, तो उन टॉपिक के ऊपर थ्योरीज़ बनाई जाती हैं। थ्योरीज़ मतलब कि रिसर्च करके प्रॉपर रिसर्च किया जाता है कि ये ऐसा क्यों है, उसके ऊपर फिर थ्योरी दी जाती है ताकि आप उसको पढ़ के समझ सके कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है। ठीक है। तो डेमोग्राफी के ऊपर भी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। माइग्रेशन यानी कि पलायन, जैसे लोग काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी श्री नए पद्मसागर जी महाराज का धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके साथ ही गुरुनु जी श्री मैना श्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही में दिल्ली से संजय जी संकलेचन और गुजरात से मेहुल जी रूपानी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो एग्जैक्टली। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफी। ये सबसे पहला टॉपिक होगा आज के हमारे वीडियो का, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी। दूसरा टॉपिक है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तीसरा है एज स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। चौथा है लिटरेसी और पांचवा है माइग्रेशन। और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था और समझा था डेमोग्राफी क्या होता है और डेमोग्राफी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें डेमोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों लेना चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है और समझा था डेमोग्राफी क्या है। इट वाज एक्चुअली अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन में जैसे बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो गया। तो इस तरह के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड होते हैं और सब कुछ हम डेमोग्राफी के अंडर में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमें बहुत सारे फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग इनका इंपॉर्टेंस था। वो सब कुछ हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर मैं उनको ब्रीफ आउट नहीं करूँगा। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाई वी आर एक्चुअली स्टडिंग दिस डेमोग्राफी। चैप्टर 2, ये चैप्टर 2 है, इंडियन सोसाइटी, क्लास 12 का टेक्स्ट बुक है। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे पहला जो थ्योरी है माल्थुसियन थ्योरीज हैं। अब ये माल्थुसियन कौन है? तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, एक्चुअली मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे और इनका पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया जिसके इनके अकॉर्डिंग दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं। पहला एक पॉपुलेशन, डेमोग्राफी की थ्योरी है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का थ्योरी है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला है पॉपुलेशन मतलब कि लोग, पीपल। दूसरा है मीन ऑफ सब्सिस्टेंस, मतलब कि लोगों को जीवित रहने का जो मीन्स है वो है लैंड या फिर एग्रीकल्चर। लैंड एंड एग्रीकल्चर क्योंकि लैंड एंड एग्रीकल्चर से क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं क्रॉप्स का यूज़ करके लोग खाते हैं और अपना ज़िंदगी बसर करते हैं। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पॉपुलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रोथ होता है। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। यानी कि जो भी पॉपुलेशन है, मान लीजिए इस साल पॉपुलेशन 2 लोग की पॉपुलेशन है या फिर 2 लाख कह लीजिए, 2 लाख लोग रहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में। अगले साल वो पॉपुलेशन 4 हो जाएगी, फिर अगले साल 8 हो जाएगी, फिर अगले साल 16 हो जाएगी, यानी कि 2 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पर, 0 से लेके n तक वेरी करता है। ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ऐसे ये नंबर बढ़ते जाते हैं। तो 2 टू द पावर n क्या है, 2 हो गया, फिर 4, फिर 8, 4, 16। इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो होता है। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रो करता है। जैसे कि इस साल मान लीजिए 200 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, अगले साल 400 क्विंटल होगा, फिर 600 क्विंटल होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो जितनी पॉपुलेशन, मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, अगर हम बेस ईयर लेते हैं, मान लीजिए 2018 में पॉपुलेशन था 2 लाख लोग का पॉपुलेशन था एक पर्टिकुलर एरिया में और वहाँ पर 200 क्विंटल अनाज उगता था। फिर अगले साल क्या हुआ, ये पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो गया, 4 लाख हो गया।
लेकिन इनका अनाज का प्रोडक्शन क्या है, ये 400 कुंटल हो गया। अभी तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। फिर आगे ये पॉपुलेशन हो जाता है 8 लाख, लेकिन जो अनाज का प्रोडक्शन है वो 600 क्विंटल है, या फिर जो भी क्वांटिटी है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आगे चल के ये मैच नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम आएगा। कहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम आएगा, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं हम, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पर देखिए थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का ये जो थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा जिस हिसाब से अभी बढ़ रहा है, जो कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, और फूड प्रोडक्शन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ रहा है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो लोग पॉवर्टी के कारण मर जाएंगे, पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत कम होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज होंगे पॉपुलेशन में। ठीक है, अब इसके लिए सोल्यूशन क्या बताते हैं, तो ये 2 सोल्यूशन बताते हैं, एक है पॉजिटिव चेक, दूसरा है प्रिवेंटिव चेक। तो पॉजिटिव चेक तो नेचुरल है, देखिए इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी डिसइक्विलिब्रियम होता है एनवायरनमेंट में या फिर नेचर में, तो जो नेचर होता है वो खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लेता है। कैसे बैलेंस कर लेता है, जैसे कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, अर्थक्वेक, सुनामी और भी बहुत वल्कनो, तो बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, फैमिन हो गया। तो इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर से क्या होता है, अर्थ या फिर नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेता है। मान लीजिए अगर हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ में कुछ पर्टिकुलर कैपेसिटी होगा, इस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, तो जो नेचर है या फिर अर्थ है अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेक्स लाएगा, यानी कुछ नेचुरल डिजास्टर आएंगे, लोग मरेंगे, तो ये एक तरीके का ये बैलेंस में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव चेक। तो प्रिवेंटिव चेक मैन मेड होता है। अभी ये पॉजिटिव चेक क्या था, ये तो नेचुरल था, नेचुरल डिजास्टर मतलब कि ये मैन मेड नहीं था, ये नेचुरल था और नेचर खुद ही अपने आप को बैलेंस करता है। लेकिन दूसरा है प्रिवेंटिव चेक, इसमें क्या होता है, ये लेट मैरिज, सेलिबेसी, कॉन्ट्रासेप्टिव, ये मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का। अब यहाँ पर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि माल्थस ने बताया है कि अगर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हो रहा है, और जो सब्सिस्टेंस है यानी कि मीन ऑफ लाइवलीहुड है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रोथ हो रहा है, तो ये सस्टेनेबिलिटी है, डिसइक्विलिब्रियम रहेगा, और ये जो पॉपुलेशन, जो भी अवेलेबल पॉपुलेशन उस समय की रहेगी वो सही से सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के 2 मेथड, पॉजिटिव चेक, प्रिवेंटिव चेक। पॉजिटिव चेक जो है नेचुरल डिजास्टर है, प्रिवेंटिव है मैन मेड, मतलब कि लेट मैरिज, अगर लोग लेट मैरिज करेंगे तो कम चांसेस होंगे उनके बच्चे पैदा हों या फिर बर्थ रेट उनमें कम हो। ठीक है, नेक्स्ट सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य, लोग जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो उसमें भी बच्चे पैदा होने के चांसेस नहीं होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत सारे आर्टिफिशियल टूल्स आ गए हैं आजकल जिसके हेल्प से बर्थ रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, अब इन्होंने थ्योरी दे दिया। अब ऐसा तो है नहीं सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे और कुछ वैलिड रीज़न के साथ क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडमली इन्होंने कुछ थ्योरी दिया, इन्होंने थ्योरी जो भी दिया तो कुछ ऑब्जर्वेशन करके कुछ पढ़ के दिया होगा। उस थ्योरी को काफ़ी दिन तक माना भी गया, लोग उससे मतलब सहमत थे, लोग मानते थे उस थ्योरी को। लेकिन आगे चलकर कुछ सोशियोलॉजिस्ट हो गए, कुछ थिंकर हो गए, उन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। कैसे क्रिटिसाइज़ किया, तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी, हंगर जो कुछ होता है ये एग्रीकल्चर ग्रोथ में कमी के कारण नहीं होता है, रैदर देन दैट अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से होता है। मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हो गए, आज के समय में इकोनॉमिक रिसोर्स हमारा है पैसा, मनी। अगर मनी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर इक्वली मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या है, जो लोग ज़्यादा, जिसको मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है या फिर जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर बेनिफिट क्या होगा, वो बहुत अच्छा लाइवलीहुड जिएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होगा। और वही जो पुअर हैं, जो गरीब है, जिनको कम पैसा है, फिर कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिल रहे हैं, वो सही से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, उनके फैमिलीज़ में जो बर्थ रेट कम होगा या फिर कह सकते हैं बर्थ रेट होगा लेकिन डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के जो ये है पॉपुलेशन है इसमें इम्बैलेंस आ जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज या फिर रिच हैं ये बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग तो बहुत कम होते हैं। जो मेजॉरिटी होती है किसी भी देश में पुअर या फिर गरीबों की ज़्यादा होती है, इन मोस्ट केसेस अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में। हम यहाँ पर डेवलप कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो माल्थस ने कहा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस ने बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कारण क्या है, मशीन्स आई। जैसे कि पहले खेत को जोतने के लिए फिर प्लाव करने के लिए लोग बैल का यूज़ करते थे या एनिमल्स का यूज़ करते थे, अब ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं।
यहाँ तक कि फसल काटने, बोने, मतलब बहुत सारी सींचने के लिए आर्टिफिशियल मीन्स आ गए हैं। तो बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ईजी होता है, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ ही जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है। ऐसा कैसा? ये जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए डिबेट ये है कि मान लीजिए किसी फैमिली में दो लड़के हैं, कह लीजिए, एक पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा पेरेंट हो गए, दो लड़के हैं, एक लड़की, कुछ भी है, मतलब एक फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन मैं मान रहा हूँ। अब ये फैमिली मान लीजिए थोड़ा 5 लोग का फैमिली है, या फिर अगर ये जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो अंकल आंटी, उनके बच्चे वगैरह वगैरह सब रहेंगे। अब इनमें जितने वर्किंग लोग रहेंगे, मान लीजिए वर्किंग नंबर ऑफ वर्किंग जो हो गए वो 3 या 4 या 5, अगर ज़्यादा लोग हुए हैं तो पैसे ज़्यादा आएंगे। पैसे ज़्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकी बढ़ेगी, और वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से पैसे ज़्यादा कमा पाएंगे। एक्चुअली पहले क्या होता था, सिर्फ एग्रीकल्चर ही सोर्स ऑफ इनकम था, या फिर एग्रीकल्चर ही सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस था, जिसके हेल्प से लोग अपना ज़िंदगी जीते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारे और काम हो गए, और उन काम को कम समय में काम करके पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वाई क्रिटिसिज्म वाज डन। अब ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये जैसे मार्क्सिस्ट हैं, बहुत सारे लिबरल हैं, बहुत सारे लिबरल लोग थे, बहुत मार्क्सिस्ट जो फिलॉसफी फॉलो करते थे, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया और बताया कि यही है जो अनइक्वल इकोनॉमिक रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी के कारण पॉवर्टी होता है, न कि एग्रीकल्चर ग्रोथ में कमी के कारण। अब अगला टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट आज का है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब कि डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर पॉपुलेशन का जो ट्रांजिशन है, किस तरह से हुआ, किस फेज में होता है, या फिर कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, ये सब हम कुछ इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। पहला है पॉपुलेशन। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है कि पॉपुलेशन इज मूविंग फ्रॉम अंडर डेवलप्ड टू डेवलप्ड कंट्री या फिर प्लेसेस। मतलब कि जो भी माइग्रेशन होंगे, पॉपुलेशन के होते हैं, लोग होते हैं। अब लोग जो हैं वो अंडर डेवलप्ड प्लेसेस से डेवलप्ड प्लेसेस में जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर उनके पास मीन्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्रिमिटिव स्टेज, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए होती हैं, जैसे कि अफ्रीका या फिर और भी जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री होगी। सेकंड स्टेज हमारा ट्रांजिटरी स्टेज होगा। देखिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तीसरा स्टेज पढ़ते हैं। तीसरा है डेवलप्ड कंट्रीज़, पहला है अंडर डेवलप्ड, तीसरा है डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड यूके। और बीच में जो फेज़ आता है वो है ट्रांजिशन का फेज़। इनमें क्या होगा? लो पॉपुलेशन होगा डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, लेकिन जो ट्रांजिशन फेज़ में होगा वो पॉपुलेशन बहुत हाई होगा। कैसे होगा वो हम आगे जब इनको एक एक करके पढ़ेंगे तो वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इज बर्थ रेट इज़ हाई। अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे कि अफ्रीका वगैरह होगा, स्टेज 1 है ये। स्टेज 1 में क्या होता है? बर्थ रेट हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और छोटी फैमिली होने का उनको बेनिफिट नहीं पता होता है कि छोटी फैमिली होगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगा उनका, और बहुत सारे उनको बेनिफिट होता है, और अनअवेयर होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, जिसके कारण बर्थ रेट बहुत हाई होता है। उसी के अलॉन्ग में डेथ रेट भी बहुत हाई होता है। ऐसा नहीं है कि डेथ रेट वहाँ पर लो हो रहा है। अब डेथ रेट हाई क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, और इवन पॉपुलेशन जो यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है। अब इतने लोगों के लिए हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छा अवेलेबल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेट जो हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 200 लोग हर साल पैदा हो रहे हैं, हर दिन मैं मान लेता हूँ किसी देश में, खैर रेशियो होगा, और वहीं पर 190 का डेथ हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए 200 ही का डेथ हो रहा है, 210 का डेथ हो रहा है। तो जो डिफरेंस होगा पॉपुलेशन का, या फिर आप कह लीजिए पॉपुलेशन लो ही रहेगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। फाइन। अगला स्टेज जो कि ट्रांजिटरी स्टेज है, जो कि ट्रांजिशन स्टेज है, वो है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जो हमारी कंट्रीज़ हैं, हमारी कंट्रीज़ में आप खुद ऑब्जर्व आपने किया होगा, तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्या होता है? पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है? जो मेल चाहते हैं, देखिए मेल जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी काम करना है, वो मेल्स लेते हैं। अब मेल्स यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कितने बच्चे पैदा होंगे, और वहाँ पर मेल को प्रेफर किया जाता है। क्यों मेल को प्रेफर किया जाता है? क्योंकि सोसाइटी क्या है यहाँ पर? पैट्रियार्कल है। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जो भी बाहर का काम करना है, जो भी पैसे कमाने हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग है, वो सब मेल्स करेंगे, इसलिए मेल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। दूसरा है इलिटरेसी एंड पीपल आर इग्नोरेंट। ठीक है, इलिटरेसी यहाँ पर थोड़े बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे बहुत तरीके से इलिटरेट होते हैं। दूसरा है डेथ रेट इज़ ऑल्सो लो। अब यहाँ पर डेथ रेट जो है वो लो होता है, पर देखिए क्या आप पढ़िए, यहाँ पर बर्थ रेट क्या है? हाई है। ये पॉइंट को ध्यान दीजिए, यहाँ पर डेथ रेट लो है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो ठीक ठाक अवेलेबल हो जाता है।
आप इंडिया की बात कर लीजिए तो इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ अब कंपैरेटिवली पहले कंपैरिजन में जो जब अंडर डेवलप हुआ करती थी, अब अगर डेवलपिंग फेज़ में है तो यहाँ पर बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसके कारण डेथ रेट बहुत लो हो जाता है। जैसे आपको कोई सीरियस बीमारी हो गई, फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप हॉस्पिटल में जाके ठीक हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कम टाइम पीरियड में, मान लीजिए एक टाइम स्केल है 2010, 2011, 2012, 2013, इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो भी टाइम हमारा 2020 आया, तो अगर हम मान लेते हैं 2011 से 13 में जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर 2 बिलियन था, यहाँ पर 6 बिलियन हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तो अचानक से कम समय में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा। अब बाकी सब फेज़ में क्या था, 1-1 बिलियन बढ़ रहा था, 6, 7, 8 बिलियन, इस तरह से 1-1 बिलियन बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत अचानक से फिर तेज़ी से जंप किया, इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हेन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज मोर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक। तो पॉपुलेशन से प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि ये इस समय होगा जब कभी भी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है किसी कंट्री में। मान लीजिए हमारी कंट्री की बात करें, अभी हम कुछ चार्ट स्टडी करेंगे तो उस चार्ट से हम समझेंगे कि हमारी कंट्री वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट कंट्री मतलब कि हमारे देश में यूथ या फिर यंग लोग ज़्यादा रहते हैं। अब हमारे देश में यंग लोग ज़्यादा हैं तो काम ज़्यादा करने के सक्षम होंगे, ये काम ज़्यादा करेंगे। काम ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अब पैसे को ट्रांजैक्शन होगा, पैसों का ट्रांजैक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बेनिफिट होगा। किसको बेनिफिट होगा? कंट्री को होगा, एक इंडिविजुअल को होगा, फैमिली को होगा, सबको ओवरऑल बेनिफिट होगा ये, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेज पर आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, बर्थ रेट बहुत लो होता है। बहुत क्या मतलब लो ही होता है, क्योंकि लोग बहुत एजुकेटेड हो जाते हैं, अवेयर होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स और बर्थ कंट्रोल मेजर्स से। जैसे कि आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे वो अवेयर होते हैं, जिसके कारण जो बर्थ रेट है वो बहुत लो होता है, ठीक है। उनको पता होता है छोटी फैमिलीज़ का बेनिफिट क्या होता है, इजी मूवमेंट होता है, हर चीज़ आसान हो जाता है। इसके साथ साथ डेथ रेट जो है वो भी लो होता है। डेथ रेट लो क्यों होता है? जबकि अब एडवांस कंट्री है, आप देख ही रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह हर चीज़ है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, तो वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो भी होंगी बहुत अच्छी होंगी। इसी कारण वहाँ की पॉपुलेशन लो होती है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, पहले फेज़ में अंडर डेवलप कंट्री जो भी थी वहाँ का पॉपुलेशन क्या था, लो था। बीच में क्या आया, ट्रांजिशन फेज़ में कौन थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड ऑल। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो भी पॉपुलेशन था वो हाई था, वहीं पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के चांसेस थे। लास्ट स्टेज जो है वो डेवलप कंट्री का है, और डेवलप कंट्रीज़ में क्या होते हैं, पॉपुलेशन लो होते हैं, ओके। सो दिस इज द ट्रांजिशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या हुआ है मैं बता चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग अगेन इनटू दिस। अब अगला टॉपिक हमारा साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि अब अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिशन फेज, मतलब कि जैसे कि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ट्रांजिशन होता है पॉपुलेशन का या फिर डेमोग्राफी का कैसे होता है। अब यहाँ पर हम इंडिया का, स्पेसिफिकली इंडिया का पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है और ये कैसे घटा या बढ़ा। हम इसमें कुछ टेबल्स भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि इंडिया का पॉपुलेशन अभी बहुत हाई है, तो पहले के समय में पॉपुलेशन कम रहा करता था, ठीक है। अब ग्रोथ बहुत अप हुआ, कभी डाउन हुआ, वो डिपेंड करता है बहुत सारे कारण से, वो कारण भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, एक टेबल है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको ईयर है, मतलब कि कौन से ईयर में, टोटल पॉपुलेशन मिलियंस में दिया गया, कितने मिलियन पॉपुलेशन था उस साल में, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ये परसेंटेज में दिया गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट इज डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब 10 साल में कितना चेंज हुआ, फाइन। अब यहाँ पर देखिए ये समझिएगा अंतर, यहाँ पर ये एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है। मान लीजिए यहाँ पर 1911 है, तो यहाँ पर कंपेयर जो किया गया होगा वो 1910 से कंपेयर किया गया, लेकिन ये कंपैरिजन जो किया गया है 1901 और 1911 से कंपेयर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टार्टिंग विथ 1901, यहाँ पर डेटा जब से अवेलेबल है तब से यहाँ पर दिखाया गया है, इसके पहले का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए चेक बुक में नहीं दिया गया है। सो 1901 में जो टोटल पॉपुलेशन था 238 मिलियन था। अब एवरेज ग्रोथ यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, यही कारण यहाँ पर है। फिर 10 साल, यहाँ पर देखिए 10-10 साल के गैप में इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सेंसस कंडक्ट होता है, लास्ट वीडियो में मैंने सेंसस के बारे में बताया था, जो भी सेंसस कंडक्ट होते हैं वो हर 10 साल में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 10 साल के गैप में होता है। सेंसस मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन को काउंट करना हर तरीके से, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, एज ग्रुप में कौन से लोग हैं, कहाँ पर कितने लोग हैं, एरिया वाइज बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे पॉपुलेशन काउंट किया जाता है।
1911 में पॉपुलेशन 252 मिलियन हुआ, यानी कि ग्रोथ हुआ, कितना ग्रोथ हुआ 5.8% का 10 सालों में। और हम बात करें 1910 में, एक साल का ग्रोथ क्या है वो 0.56 है। ओके, फिर 1921 आते हैं। 1921 में पॉपुलेशन 251 मिलियन, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, 0.03 माइनस है यहाँ पर, 0.3 माइनस में ये 10 सालों के अंदर जो है डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पर डिक्रीज जो हुआ है, इस डिक्रीज, अब बाकी सब आप देखेंगे, बाकी सब पूरे टेबल में आपको माइनस कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ पर सब में ग्रोथ ही हुआ है, हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, लेकिन सिर्फ इस फेज में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। इसका एक बड़ा कारण जो है वो है एपिडेमिक है और नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह है। एपिडेमिक क्या होता है, तो ऐसे डिसीज़ जो बहुत तेज़ी से फैलते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया या कम्युनिटी में और बहुत ज़्यादा लोग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस समय का एक बहुत ही जो खतरनाक एपिडेमिक आया था वो है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। 1917 या फिर 1920 तक ये लगभग इफेक्टेड रहा था, 21-20 काफ़ी साल तक ये इफेक्ट रहा था, जब तक वैक्सीन वगैरह नहीं बना है तब तक ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग का डेथ हो जाता था। अब ये डेथ क्यों हो रहा है, क्योंकि उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर में 1 में क्या होता है, उस समय लोग, अब ये एक्चुअली जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा है इसमें ये थ्रोट को इफेक्ट करता था और ये थ्रोट को चोक कर देता था और लोग इसके कारण लोग का डेथ हो जाता था, ठीक है। और ये जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा है ये माना जाता है कि किसी भी वॉर, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे ज़्यादा लोग स्पेनिश फ्लू के कारण मरे थे, फिर स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के कारण मरे थे, ठीक है। तो अब ये जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता था, उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सैनिटेशन कंडीशन बहुत अच्छे नहीं थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी उस समय, सोल्जर्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, स्प्रेड कर देते थे क्योंकि वॉर चल रहा था उस समय, केमिकल एक्सप्लोजन, फ्यूम्स वगैरह उस समय थे, अभी ये कॉमन नहीं है हालांकि, लेकिन उस समय ये सब बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब ये सब कॉमन नहीं, जैसे कि ये स्पेनिश इन्फ्लुएंजा है या फिर जो भी है, अब ये कॉमन नहीं है या तो ईजिली मतलब कि सबको नहीं हो पाता है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो गई हैं, वैक्सीनेशन अच्छे आ गए हैं, सैनिटरी कंडीशन इंप्रूव हो गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं। अभी मैं कोरोना वायरस पे भी आऊँगा, कोरोना वायरस भी एक एपिडेमिक है अभी, एपिडेमिक यानी कि महामारी होती है, महामारी मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर एरिया में हो रहा है, वही जब ये व्यापक हो जाता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलता है, तो उसे पैंडेमिक घोषित किया जा रहा है, ठीक है। तो कोरोना वायरस इस समय एक तरीके का पैंडेमिक है, सो इट इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंजा और वायरल डिसीज आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर वही सेम टेबल दिया गया है, लास्ट में हमने पॉपुलेशन देखा था, इस चार्ट में बर्थ एंड डेथ रेट इन 1901 to 2001, अब ये 2001 तक ही डेटा दिया गया है, हालांकि एक सेंसस और हो चुका है इसके बाद से 2011 में, और अगला सेंसस होने वाला है 2021 में, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये है बर्थ रेट और ये है डेथ रेट, ठीक है। तो 1901-11, अब यहाँ से रेट अगर आप देखें तो ये तो हाई हुआ, ये भी हाई हुआ, लेकिन इस फेज़ में 1921 या फिर जो ये फेज़ है सीधे नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है। ड्रास्टिक डिक्रीज होने के कारण क्या है, यहाँ पर किस में डिक्रीज हुआ है, डेथ रेट में। डेथ रेट में डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने बताया अभी इस समय एपिडेमिक वॉज एट इट्स पीक। कौन सा एपिडेमिक, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा, जिसके कारण बहुत सारे लोग मरे और ये डिक्रीज होता गया। अब हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह इंप्रूव होते होते काफ़ी वक्त लग गया और ये पॉपुलेशन जो डेथ रेट है वो बढ़ता गया, मतलब घटता लोग कम मर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आके ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट वगैरह आप आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाके चार्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। चार्ट स्टडी करने से क्या होता है, आप समझते हैं कि ये क्या फ्लो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, ट्रांजिशन का क्या साइज़ रहा है पॉपुलेशन का, क्या कारण रहे हैं उसके, तो उसके चार्ट के नीचे भी बहुत सारे रीज़न दिए गए हैं, तो आप उनको जाके प्लीज़ देखें। और इंडिया में बहुत सारे एपिडेमिक्स हैं लाइक स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, प्लेग, मलेरिया, ये सब अभी भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन इनके दवा बन चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, कुछ कुछ एरिया में कभी कभी पाए जाते हैं। कोरोना वायरस, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे आपने वीडियोज़ देख रखे होंगे, हमेशा न्यूज़ में रहता है, और ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि आप देख लीजिए जिससे कि आप कोरोना वायरस से बचे रहें, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पैंडेमिक है, और पैंडेमिक में क्या होता है, अगर कहीं पैंडेमिक या फिर एपिडेमिक आ रहा है तो पॉपुलेशन में क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके कारण मरते हैं या फिर बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, ओके। फैमिन एक तरीके का नेचुरल डिजास्टर है, या फिर आप सूखा कह लीजिए। सूखा मतलब कि किसी भी एरिया में या फिर जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उस तरीके को फैमिन कहते हैं। फैमिन के डेफिनेशन की हम बात करें तो स्कैरसिटी ऑफ फूड, शॉर्टेज ऑफ फूड, सप्लाई, प्रोडक्शन, और ये दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होगा, एक मैन मेड होगा। नेचुरल यानी कि एक्सेसिव रेनफॉल, नो रेनफॉल, ड्रॉट,
यानी किसी एरिया में देखिए कोई चीज़ होता है अगर लिमिट में रहे तभी अच्छा होता है, कहा जाता है ना हर चीज़ लिमिट में ही अच्छी है। इवन रेनफॉल भी अगर किसी एरिया में लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो वो उस एरिया के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, क्रॉप नहीं उगाया जा सकता है। अब वहीं पर कहीं नो रेनफॉल, रेनफॉल ही नहीं है तब भी प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पर सूखा पड़ गया है, कंप्लीट ड्रॉट, वहाँ तो बिल्कुल फसल उग ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन मेड फैमिन होते हैं। मैन मेड क्या कर सकते हैं, लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन बाय गवर्नमेंट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन। यानी कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं, तो इससे कुछ समय के बाद क्या होगा, वो लैंड बैरन हो जाएगा। बैरन यानी कि बंजर हो जाएगा। बंजर होने की वजह से वहाँ पर और ज़्यादा एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप्स नहीं उगाए जा सकते हैं, जिसके वजह से फिर से एक तरीके का भुखमरी आ जाएगी। ठीक है, भुखमरी होती है फैमिन। और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी गांव में बहुत ज़्यादा फसल उगाया गया, लेकिन वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो वो अब पूरा अनाज पूरे गांव तो कंज्यूम करेगा नहीं, इस अनाज को एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ेगा, लेकिन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट अच्छा ही नहीं है, जा ही नहीं पाया, तो ये पूरा अनाज यहाँ पर ख़राब हो गया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। इवन डॉक्टर अमर्त्य सेन, इकोनॉमिस्ट, ये कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिन है वो सिर्फ फूड ग्रेन की कमी की वजह से हो, लेकिन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की कमी की वजह से भी होता है। जो मैंने भी एग्जांपल बताया ना यहाँ पर, कि मान लीजिए यहाँ पर फूड ग्रेन उगाया गया, इसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी एक फैमिन का बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। अब फैमिन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब सीधी सी बात है, देखिए आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं तो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, तो ये सब मतलब कि रीजंस हैं जिसकी वजह से फैमिन आ रहे हैं। इनका अपोजिट कर देंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन बाय इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी। ठीक है, अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन ये कंट्रोल हुआ था उस समय में, इन चीज़ों से फैमिन्स कंट्रोल हुए थे। फैमिन्स कंट्रोल हुए थे तो इसका देखिए अब इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली। इसका इम्पैक्ट ये हुआ था, तो जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, डेथ रेट, तो डेथ रेट में कमी आई थी। ठीक है, क्योंकि इम्प्रूव सबको खाना मिलेगा, सबको जो भी उनको बेसिक फैसिलिटी चाहिए मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका डेथ रेट में कमी आनी ही है। कम से कम वो पॉवर्टी से उनका डेथ तो नहीं होगा, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारे नए नए क्रॉप्स आए, बहुत हाइब्रिड्स हैं, जिनके वजह से जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी बढ़ गया, और अगेन कई लोग को टाइम पे या फिर सही से अनाज मिलने लगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे हो गए तो वहाँ पर भी फैमिन की कमी आएगी। गवर्नमेंट से बहुत सारे स्कीम्स निकाले, लाइक नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। इसमें क्या होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, इन केस फैमिन अगर आता है तो वो कहीं दूसरे जगह पे जाके अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, उनको मिनिमम एक काम दिया जाता है 100 दिन का, जो भी है इसमें। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, व्हेन द बर्थ रेट इज़ हाई एंड डेथ रेट इज़ लो। इसी क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। ये हमने पढ़ा ना, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा लोग बर्थ ले रहे हैं, लेकिन डेथ रेट कम है। अगर इसको हम समेशन करेंगे तो क्या आएगा, वहाँ पर पॉपुलेशन अल्टीमेटली बढ़ेगा ही, तो इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब किसी भी कंट्री में बर्थ रेट जो है वो हाई होता है, उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं। पहला है माइंडसेट ऑफ पीपल, डिज़ायर ऑफ मेल चाइल्ड, पैट्रिलिनियल सोसाइटी, मतलब लोगों का माइंडसेट होता है कि बच्चे रहेंगे तो अच्छा लगेगा, घर भरा भरा रहेगा, इस टाइप का कुछ होता है ना माहौल अपने घरों में कई कई जगह पे। फिर कई लोग क्या होते हैं, मेल चाइल्ड, उनको मेल चाहिए। अगर लड़की पैदा हो रही है, मान लीजिए 4 लड़कियां पैदा हो गई, फिर भी वो कहेंगे कि और ट्राई करो सो दैट वी गेट अ मेल चाइल्ड। पैट्रिलिनियल सोसाइटी, अब यहाँ पर वही मेल डोमिनेट सोसाइटी है, जो मेल्स कहेंगे वही होगा। अब ये रीजनल शेयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब कि 2026 तक क्या पॉपुलेशन होगा, क्या ग्रोथ होगा पॉपुलेशन में, वो दिखाया गया है। तो सबसे पहले यूपी बिहार में 30% का ग्रोथ दिखाया गया, क्योंकि खैर ये एरिया के वजह से बहुत बड़ा है, यहाँ पर लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 16% है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में 9% है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में 11% है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक में 13% है, महाराष्ट्र, गुजरात में 15 है, बाकी सबके स्टेट में 6% है। तो ये ग्रोथ रेट अज्यूम किया गया है कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो ये भी एक पाई चार्ट दिया गया था एनसीईआरटी की ही किताब में। एज ग्रुप पिरामिड, अब ये भी देखिए, ये चार्ट स्टडी है, एक्चुअली डायग्राम स्टडी है, मतलब कि एज ग्रुप हमारे पॉपुलेशन में कौन से एज ग्रुप के लोग कितना है। ठीक है, तो ये कंपेयर किया गया है पहले के चार्ट से और अभी का पिरामिड से। तो हम एक टेबल छोटा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1961 से लेके ये रिसेंट और इंडिया 2026 तक का प्रेडिक्ट किया गया है। वो तो पहले का है, लेकिन अभी ये 2026 का प्रेडिक्ट किया गया। ठीक है, मैं सारे चार्ट्स यहाँ पर नहीं बताऊंगा, एक समझा दूंगा, बाकी चार्ट्स आप खुद देख लेंगे, आपके बुक में है ये।
तो जो एज कॉम्पोजिशन है वो 1961 और 2026 ये तो अभी आने वाला है, हम यही देख लेते हैं 2011 में कितना था। तो 0 से 14 साल तक के लोग 1961 में 41% था, 15 से 59 ईयर्स के लोग 53% थे, और वही 60 प्लस ईयर्स के लोग सिर्फ 6% थे। अगर हम बात करें 2011 की, तो अभी ये कंडीशन है कि 0 से 14 ईयर के लोग 29 ईयर्स ओल्ड के हैं, 15 से 59 ईयर्स के लोग जो हैं 63 ईयर्स के हैं, और 60 साल वाले जो हैं वो कितना है 8% है। अब यही 2026 में क्या होगा, ये एज ग्रुप हमारा जो 15 to 59 एज ग्रुप है 64, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। 64% लोग वर्किंग कैटेगरी में आएंगे, 15 to 59 ईयर्स लोग ये क्या होते हैं, वर्किंग ग्रुप में आ जाते हैं। अब वर्किंग ग्रुप में लोग आ जाएंगे तो हमारे इकॉनमी के लिए, उनके पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, उनके फैमिली के लिए हमेशा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब ये कुछ पिरामिड है, मैं बता देता हूँ कैसे स्टडी करना है। जैसे कि देखिए ये एक, इसे मेल्स और फीमेल्स को डिवाइड कर दिया गया है कि 1961 में क्या हुआ करता था, 0 से 4 ईयर्स के लोग जो हैं वो इतना थे, वहीं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ये 14% थे, और 0 से 4 ईयर के लोग जो पॉपुलेशन है ये फीमेल्स जो थी वो 14% से ज़्यादा थी, मान लीजिए 16% थी। मतलब आप समझ रहे हैं 1961 में फीमेल्स ज़्यादा थी अभी के कंपैरिजन में। तो ये वही, अब आप यहाँ पर लाइन खींच लिए, यहाँ लाइन खींच लिए, आप देख लीजिए कौन से ईयर के लोग किस समय में कितना थे। वही कंडीशन 1981 में हो गया, वो आप देखते रहिए। आप मतलब कि यहाँ पर आप कंपेयर कैसे पढ़ना है ये मैंने बता दीजिए, आप उस हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको। ये सारे चार्ट्स दिए गए हैं, आप वीडियो पॉज करके यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में, एनसीईआरटी क्लास 12 के बुक 1 चैप्टर 2 का ये डेटा है, उसमें ये टेबल्स दिए गए हैं, ठीक है। और 19 यहाँ पर 2026 का बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मेल्स कितना हो जाएंगे ये 0 से 4 ईयर्स। ये देखिए हमने यहाँ देखा था ना, ये एक्चुअली इस चार्ट से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉरी इसमें मेल्स फीमेल नहीं है, सिर्फ एज ग्रुप दिया गया है। 64% है, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है मेल्स और फीमेल्स में भी, ओके। अब बेनिफिट क्या होगा, हमने जो देखा कि 2026 में 64% की आबादी जो होगी वो 15 से 59 साल वाले होंगे। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि हम वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री रहेंगे पूरी दुनिया में, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए 2020 में अगर हम देखें तो एवरेज इंडियंस, मतलब कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगी इंडिया की, एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना, जैसे एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो सबकी एवरेज अगर निकाला जाए एज का तो 29 ईयर्स होगा। वही चाइना में 37 ईयर्स होगा, यूनाइटेड स्टेट में 45, और यूरोप 45 वेस्टर्न यूरोप वगैरह में, और जापान में 48 होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा यंग जो यूथ लोग होंगे वो इंडिया में होंगे। इंडिया में लोग ज़्यादा होंगे यूथ, तो काम ज़्यादा होगा, इकॉनमी के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो अड़चन आएगी वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। लोग यूथ हैं, यंग है, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ओके। अब नेक्स्ट है द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो क्या होता है, सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए। ये है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स ऑफ पॉपुलेशन। मान लीजिए 1000 मेल्स हैं, अब इसके कंट्रास्ट में अगर 1000 फीमेल्स हैं, वेल एंड गुड, मतलब इक्वल हैं। वहीं अगर 900 हो गई, 800 हो गई, तो ये सेक्स रेशियो लो हो गया, ठीक है। वहीं अगर 1100 हो गई तो सेक्स रेशियो ज़्यादा हो गया, ओके। सो रीजंस क्या होता है, अब सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं मेल कंपैरिजन में कम हो रही हैं। उसका डिक्लाइन होने का बहुत बड़ा कारण है, सबसे पहला माइंडसेट, नेग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड कोई नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो हम देखेंगे। फीमेल फीटिसाइड, मतलब कि अगर पता चलता है पेरेंट्स को कि लड़की पैदा होने वाली है तो पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स इन वुमेन, मतलब कि चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग वुमेन्स का डेथ हो जाता है, उसके कारण भी सेक्स रेशियो में कमी आ रही है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इवन जो सबसे प्रॉस्परस स्टेट है, मतलब बहुत अच्छे स्टेट्स हैं लाइक पंजाब, हरियाणा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फीमेल जो इन्फेंटिसाइड होता है यहीं होता है। और बाकी सब कंट्रीज़, बाकी सब स्टेट्स में, इसके अलावा जैसे पंजाब, हरियाणा में सबसे ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे जो फीमेल हैं पैदा होने से पहले मारी जा रही हैं। रीज़न क्या है, डाउरी। इन एरियाज़ में डाउरी मतलब दहेज बहुत ज़्यादा है, लोग को पैसे बचाने पड़ेंगे, इसलिए वो फीमेल चाइल्ड चाहते ही नहीं हैं। लोग 2 से 3 लड़के चाहते हैं ताकि वो अच्छे से कमा सकें, फैमिली वेल्थ को बढ़ा सकें।
और कभी भी अब ये ऐसा अब अभी भी उनको अगर कभी मतलब कि गर्ल चाइल्ड होती है तो वो लड़की को मार देते हैं ताकि नेक्स्ट बच्चा जो है लड़का रहे। अब ज़्यादा बच्चे को भी पालना पोषना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो। नेक्स्ट सोनोग्राफी। सोनोग्राफी मेथड होता था जिससे पता चल जाता था बच्चे का जेंडर क्या है, और अगर पता चला फीमेल है तो वहीं पर उनका मतलब कि सर्जरी या फिर किसी मीन्स के थ्रू उसका डेथ हो जाता था। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट रेगुलेशन, इसके लिए फिर एक एक्ट आया 1996 में और फिर वो एनफोर्स हुआ 2003 में, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चाहता है पता करना अपने मतलब कि बर्थ से पहले अपने बच्चे का सेक्स पता करना चाहता है, दैट वुड बी एन पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है। अब यहाँ पर सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन है वहाँ पर रेशियो दिया गया है, मतलब कि किस हिसाब से डिक्लाइन हुआ है। तो हम यहाँ पर वही चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं। तो 1901 में सेक्स रेशियो 972 था, मतलब कि 1000 मेल्स में 972 फीमेल्स थी। यहाँ पर ये कंपैरिजन नहीं दिया गया। 1911 में वही 1964 रिडक्शन हुआ -8% का, फिर रिडक्शन हुआ, फिर एक बार सिर्फ 1951 में थोड़ा सा बढ़ा, फिर रिड्यूस हुआ, फिर 1981 में बढ़ा, फिर रिड्यूस हुआ, फिर इंक्रीज। अब मतलब कि थोड़ा कंपैरेटिवली पहले कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेटर हो रहा है। लिटरेसी, अब ये सेक्स रेशियो हम समझ चुके हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है? इट्स एन एबिलिटी टू रीड एंड राइट। एजुकेशन अलग है, देखिए एजुकेशन से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एजुकेशन एंड लिटरेसी बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एजुकेशन का पहला सीढ़ी लिटरेसी हो सकता है, बट एजुकेशन मीन्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट एवर यूर रीडिंग एंड राइटिंग, और लिटरेसी सिंपली मीन्स अगर आपको पढ़ने लिखने आ गया देन यू आर अ लिटरेट। ठीक है। अब एजुकेशन में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो तरीके का एजुकेशन होता है। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ होता है? स्कूल कॉलेजेस में फॉर्मल एजुकेशन होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन घर में आपके पेरेंट्स जो सिखाते हैं, रिलेटिव सिखाते हैं, वो सारे इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की तो केरला, इंडिया में केरला स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। राजस्थान और नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। अब 3 कैटेगरी यहाँ पर होती है लिटरेसी में। एक होता है जेंडर। जेंडर में मेल्स जो होंगे वो ज़्यादा लिटरेट होंगे कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है। सोशल ग्रुप की बात करें तो इकोनॉमिकली जो हायर होंगे उनको अच्छा मौका मिलेगा, वो ज़्यादा लिटरेट हो गए इन कंपैरिजन विद जो इकोनॉमिकली वीक होंगे। अब गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस ब्रिज को गैप करने की। जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लोग हाई थे, जो रिच थे वो पढ़ते थे, वो लिटरेट थे, जो पुअर थे वो नहीं पढ़ते थे। तो इस यहाँ पर गवर्नमेंट ये ब्रिज जो है वो गैप को कम कर रही है, जैसे कि बहुत सारे रिजर्वेशन दे रही है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दे रही है। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स फॉर दिस। रीजन्स की बात करें तो हमने बता ही दिया, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेट है, वहीं पर राजस्थान बिहार वगैरह सबसे लो लिटरेसी लेवल पे आते हैं। यहाँ पर फिर से चार्ट दिया गया है, तो यू कैन सी द चार्ट। 1951 में 18.3% लिटरेट थे, जिसमें से मेल्स 27.2% थे, फीमेल 8.9%। अब ये 27.2 किसका? ये 18.3 का, 8.9% फीमेल्स लिटरेट थी। ठीक है। गैप क्या था? 18.3 का। इसी तरीके से आप पूरा चार्ट पढ़ लीजिए, आप ये समझ जाएंगे। रूरल अर्बन डिफरेंसेस, शहर और ग्रामीण में अंतर क्या होता है? अंतर बहुत ही सिंपल, आपको पता है। अगर आप गांव रह रहे हैं, आप कभी दिल्ली या फिर कोई किसी भी शहर जाएंगे तो अंतर आपको दिखेगा। क्या होता है? माइग्रेशन होता है, शहरों की तरफ लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर आप कहीं यूपी में किसी शहर में रह रहे हैं या फिर गाँव में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, मतलब ऐसे बड़ी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाएंगे जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। लेकिन 68.8%, ये डेटा पुराना है, अभी नया डेटा आया होगा, मतलब कि मैक्सिमम लोग अभी भी गांव में रहते हैं। ठीक है। गांव में रह क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, खेती वगैरह, खेती किसानी, पोस्टमैन काम हुआ, पढ़ाना हुआ, छोटे बिजनेस हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं रूरल एरियाज़ में। अब ये फिर से वही रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का यहाँ पर चार्ट दिया गया है। 1901 में रूरल पॉपुलेशन 213 मिलियन था, अर्बन 26, यानी कि मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग जो थे वो गांव में रहते थे, और अर्बन में, शहरों में 26 मिलियन लोग रहते थे। अब यहाँ परसेंटेज दिया गया है, परसेंटेज से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 89% था जो कि उस समय तक गांव में रहते थे, 10% ही लोग शहर में रहते थे। अब का देखें हम सिनेरियो, ये लास्ट डेटा 2011 का है, जिसमें 68.8% लोग गाँव में रहते हैं और अर्बन में 31.2% लोग रहते हैं। अभी ये और बढ़ेगा, ये कम होगा नए डेटा में, क्योंकि लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। रीजंस क्या होंगे? रीजंस बहुत ही ऑब्वियस है। मास मीडिया यानी कि जैसे न्यूज़ चैनल्स हो गए, टेलीविजन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये सब बताते हैं लोगों को गांव में कि आप शहर जाइए, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, आप अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको शहरों में मिलेंगे, गाँव में जो नहीं है।
दूसरा है जॉब अपॉर्चुनिटी जो एक्चुअल में होते हैं, और इसके वजह से जो भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं वो गांव के रिसोर्सेज वो वहाँ से छीन लिए जाते हैं, जैसे कि नदियाँ सूखी जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन वहाँ पर लोग कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, खेती एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इसके कारण। अर्बन एरिया में लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कास्ट वगैरह ये सब मायने नहीं रखते हैं। गांव वगैरह में जैसे आप एससी शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी शेड्यूल टाइप के हैं या फिर लोअर कास्ट के हैं और आप हायर क्लास के यहाँ जाते हैं तो आपको थोड़ा सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। वही शहरों में ये सब ऐसा नहीं होता है, इसलिए माइग्रेशन शहरों की तरफ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब रीज़न है, बहुत ज़्यादा ये नोन रीज़न है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो ये आज का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टॉपिक है। सो 1952 में सबसे पहला नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। इनफैक्ट इंडिया पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर कोई पॉलिसी लागू किया या फिर पॉलिसी लाया। ठीक है, इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था और सोशली डिज़ायरेबल में सोसाइटी में अच्छे तरीके से कंट्रोल करना था, जैसे कि बर्थ रेट को कंट्रोल करना, डेथ रेट में रिडक्शन करना। तो ये सब सारे मेथड्स यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था हमारे पॉपुलेशन पॉलिसी का इंडिया का। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन पॉलिसी बाद में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ 1975-1976 में, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो इमरजेंसी का नाम लेते ही इंदिरा गांधी का नाम याद आता होगा। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लागू किया था, 1 साल तक लगभग चला था। उस समय सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों के ले लिए गए थे, प्रेस सेंसर्ड हो गया था, कोई किसी को भी कोई जेल में डाल दिया जाता था, तो बहुत सारे इस तरह से प्रॉब्लम हुए थे, जिसके कारण ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी था उस समय काम नहीं किया। आगे चलकर फिर से ये नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ और इसमें क्या होने लगा कि लोगों के इच्छा के साथ, मतलब कि लोगों की इच्छा से ही उनको स्टरलाइज करना या फिर उनको बताया जाता था, अवेयर किया जाता था कि यू शुड हैव लो पॉपुलेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको डेमोग्राफी का पार्ट 2 समझ में आ गया है।